बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टार्ट किए थे और आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब नाम से ज़ाहिर है वेपर प्रेशर मीन प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स। तो आप उसके डिफिनीशन को देख के जो ग्रीन में लिखा हुआ है आपके बुक में कि the pressure exerted by the vapors of a liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is called vapor pressure. The pressure exerted by vapors, ये तो आपको नाम से ज़ाहिर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेट ऑफ evaporation की बात की गई है, रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात की गई है। अब ये क्या है आपके पास, ठीक है, जब ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, एक प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द लिक्विड, फिर दूसरी बात क्या है, व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन से पहले आप ये देखिए रेट ऑफ इवापोरेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन किसे कहते हैं। तो ये देखिए आपके पास फर्ज करें एक लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी मुसलसल गेन कर रहे हैं इन्वायरमेंट से और बाय कोलिजन, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोलिजन से। इनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा हो रही है, कुछ की कम हो रही है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ के फिर वो क्या हो जाते हैं, बाहर स्केप कर जाते हैं इंटू गैसियस फॉर्म, जिसको हम वेपर्स कहते हैं। जब लिक्विड आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू वेपर्स, इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं, इवापोरेशन। सेकंड, जब आपके पास ये वेपर्स ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए कंटेनर, क्लोज कंटेनर हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पर इसके बाहर नहीं निकल सक रहे होते, या यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे फिर कि ये अगर पर इसका ये ओपन होता तो गैस तो फिर जितनी जगह उसको मिल जाती है वो सारी गिर लेते हैं, मतलब कि ये एस्केप कर जाते। ये हमने क्लोज रखा हुआ है तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर नहीं निकल सक रहे होते। यहाँ से फिर ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ पे पर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, हवा उसके साथ गुजर रही होती है तो इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर कम हो जाता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो एक ज़्यादा है, उसकी एनर्जी भी कम हो गई, तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोबारा से और वो फिर वाटर मतलब कि लिक्विड बना लेते हैं, ठीक है। जब लिक्विड बनाते हैं तो वो वापस आते हैं फिर लिक्विड की तरफ। मतलब आपने कभी अगर कोई बर्तन जिसके ऊपर आपने सर रखा हुआ हो, आप उसको हीट दे रहे हो, तो उसके ऊपर आपने उस सर के ऊपर आपने पानी देखा होगा, वो पानी क्या होता है, वो कंडेंसेशन से बना होता है, ठीक है। यहाँ से जब हम एनर्जी देते हैं तो वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर ऊपर जो हमने ढक्कन रखा होता है तो वो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा होता, उस वजह से वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर जब आप उसको उठाते हो तो वो फिर नीचे गिर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही आपके पास है। तो ये प्रोसेस जिसमें वेपर्स कन्वर्ट होते बैक इनटू लिक्विड, तो ये आपके पास क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस है। एक में लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स, तो ये इवापोरेशन हुआ। दूसरे में वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो ये आपके पास क्या हुआ, कंडेंसेशन, ठीक है। दूसरा, आपने कभी ये भी ऑब्जर्व किया होगा जब हम कूल्ड वाटर को लेते हैं किसी बर्तन में, तो आपने देखा होगा कि उस बर्तन के जो वॉल्स होते हैं उनके बाहर साइड पे आपके पास कभी कभी वो आपको वो पसीना सा दिख रहा होता है, जैसे पानी उस पर जमा हो गया होगा, ऐसे ड्रॉप्स से आपको दिखाई देते हैं। तो वो ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं, तो ये जो सराउंडिंग एयर होता है जिसमें वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, वो वाटर वेपर्स यहाँ पे इस ग्लास के साथ आकर टकरा रहे होते हैं। क्योंकि ये ग्लास तो कूल्ड होता है, सर्द होता है, तो ये ग्लास उससे एनर्जी ले रहा होता है और फिर वो जो लिक्विड वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके यहाँ पे फिर रह जाते हैं, चिपक से जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो बाहर से ये पसीना सा लगा होता है, ये असल में वो वाटर वेपर्स होते हैं जो कि एयर में मौजूद होते हैं, जो इस ग्लास के सराउंडिंग में होते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे ऐसे ड्रॉप से बना जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम रेट ऑफ ऑपरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन समझ सकेंगे, ठीक है। ऑपरेशन और कंडेंसेशन की तो समझ आ गई होगी कि जिससे हमारे पास लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है वो ऑपरेशन, जिस प्रोसेस में वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो क्या होता है, कंडेंसेशन। अब रेट ऑफ ऑपरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, तो देखिए बेटा, रेट कहते हैं स्पीड को, ठीक है। तो द स्पीड विद विच लिक्विड इवापोरेट्स, तो ये आपके पास है रेट ऑफ इवापोरेशन। क्या है ये, रेट ऑफ इवापोरेशन, द स्पीड विद विच लिक्विड इवापोरेट्स और लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन। दूसरा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो द स्पीड विद विच वेपर्स कन्वर्ट बैक इनटू लिक्विड। जब आपके पास वो स्पीड जिसके साथ जो वेपर्स होते हैं वो वापस कन्वर्ट होते हैं इनटू लिक्विड, तो उसको हम कहेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन। और सेकेंडली हम इस तरह कह सकते हैं कि विद विच वेपर कंडेंस टू लिक्विड फॉर्म, कंडेंस टू लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं, तो ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन।
अब वेपर प्रेशर हम तब मेजर करेंगे जब आपके पास ये दोनों रेट्स, मतलब कि ये रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाए, ये इक्वल हो जाए। मतलब कि इक्वल कहते हैं इक्विलिब्रियम को। किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए तो तब आपके पास वेपर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड पे, किस पे? लिक्विड पे, तो हम उसका वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। क्लियर? लेकिन आपने ये याद रखना है कि वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए हम उसको क्लोज कंटेनर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? क्लोज कंटेनर में। दो कि वहाँ पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। टेम्परेचर आपके पास हम नहीं मैटर कर रहे होते, वो कंसर्न नहीं होता हमारा। वो इंक्रीज़ हो रहा है तो सिर्फ इतना होगा कि वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ये हम आगे फैक्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम सेम टेम्परेचर हमारे पास है, पर इसका हमारे पास लिक्विड है, 2-3 कंटेनर में हमने उस सेम लिक्विड को लिया हुआ है और टेम्परेचर भी हमारे पास सेम है, तो उनका वेपर प्रेशर आपके पास क्या होगा? सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि आपने उसको क्लोज कंटेनर में रखना है, क्योंकि क्लोज कंटेनर में हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास ये रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो, ये आप लोगों को मतलब कि ये इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल। क्योंकि अगर वो ओपन कंटेनर में रहेंगे तो लिक्विड कंडेंस तो नहीं होंगे, वो तो ऊपर भागे जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि फिर हम ये वेपर प्रेशर नहीं मेजर कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमने किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मेजर करना है तो हमने उसको क्लोज कंटेनर में लेना है। किस में लेना है? क्लोज कंटेनर में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द लिक्विड व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये दोनों टर्म आपको समझ आ गए होंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाए, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो तब वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड पे तो उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, व्हेन ए लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज कंटेनर, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया ना कि क्लोज कंटेनर आपने यूज़ करना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इज़ नॉट द सेम। ये हमने कल भी पढ़ा था कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफरेंट एनर्जीज के साथ मूव करते हैं, तो इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड हुज काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर, ये हमने कल पढ़ा था, देन एवरेज से ग्रेटर होती है तो कम टू द लिक्विड सरफेस एंड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? इवापोरेशन। ठीक है, फिर वेपर्स गैदर इन द स्पेस अबाउट द लिक्विड, जो यहाँ पे ये स्पेस है आपके पास, इसमें वेपर्स गैदर होंगे, इकट्ठे होंगे। ठीक है, फिर इन क्लोज कंटेनर, एंड ये क्लोज कंटेनर की जो खाली जगह है, ये स्पेस अबाउट द लिक्विड, तो इसमें वो वापस इकट्ठे होंगे एंड प्रोड्यूस वेपर प्रेशर। और ये वेपर्स फिर क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर ऑन द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड पे भी आपके पास ये क्या करेंगे? ये जो वेपर्स हैं ये क्या करेंगे? ये आपके पास लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब सम ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स बैक टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कुछ इसमें से ऐसे होंगे जो यहाँ पे सरफेस के साथ वापस क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, और ये फिर क्या करेंगे? अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर लेंगे। एनर्जी क्या कर लेंगे? लूज़, एंड बिकम लिक्विड अगेन, और फिर ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंडेंसेशन टेक प्लेस। ये सरफेस के साथ या यहाँ कंटेनर के सरफेस के साथ ये जब भी ये वेपर्स पे टकराएंगे तो ये क्या करेंगे? ये अपनी एनर्जी लूज़ कर लेंगे। जब इनकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वापस आपके पास गैसियस स्टेट से वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे और वो फिर वापस लिक्विड में मिल जाएंगे। ठीक है, बिकम लिक्विड हो जाएंगे। तो ये आपके पास मतलब कि लिक्विड आपके पास हो जाएंगे। तो इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या कह सकते हैं? कंडेंसेशन। जब आपके पास वेपर्स किस में कन्वर्ट हो रहे होते हो? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हो। ठीक है, एज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, जब आप हीट देते हो या आप इसको एनर्जी मिल रही होती है तो इवापोरेशन टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? इंक्रीज। इसी तरह से रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो भी क्या होता है? वो भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। वो भी क्या हो रहा होता है? इंक्रीज़। अब जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे दैट मीन्स कि वो इतने जल्दी वो लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएंगे ना, क्योंकि वो ज़्यादा होंगे तो उनके दरमियान स्पेसेस कम हो जाएंगी। जब स्पेसेस कम हो जाएंगी तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाएंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होंगे तो वो फिर वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि जैसे ही रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ हो रहा होता है तो इसी तरह से रेट ऑफ कंडेंसेशन भी साथ साथ में इंक्रीज़ हो रहा होता है, एंड स्टेट आपके पास आ जाता है, एक ऐसी हालत आ जाती है जो आपके पास रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम तवाज़ुन को कहते हैं, इक्वलिटी को कहते हैं। इक्वलिटी मीन्स कि यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना कि इक्वल हो जाते हैं, तो यही टर्म को हम उसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं कि जैसे आपके पास इवापोरेशन इंक्रीज़ होगा टाइम टू टाइम, उसी तरह से रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज़ होगा। एक टाइम आएगा ऐसा
जिस पे रेट ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा, और इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इस हालत को इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते हैं इवापोरेशन, वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, देयरफॉर द वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये सिंपल डिफिनेशन आपके पास सेकंड, कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मीन्स कि जब वो आपके पास ये लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाए, किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाए, लिक्विड और वेपर्स इक्वल नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि जिस स्पीड से आपके पास लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसी स्पीड से वेपर्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये रेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लिक्विड और वेपर्स जो है वो इक्वल है या इक्वल इन अमाउंट है। इक्वल इन अमाउंट नहीं होते, बट उनके जो मिकदारी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। मतलब कि इसकी जितनी मिकदार है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इसकी भी जो मिकदारें है वो भी कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी। अब ये क्यों उतनी ही रहती है, तो ये इस वजह से क्योंकि जिस स्पीड के साथ लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से वेपर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो इस हालत को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप लाइफ से मिसाल ले लेना, फर्ज करें आपके पास जैसे घर में आप किचन में फर्ज करें रोटी पका रहे हो, और आपने एक रोटी पका ली हुई है, या किसी ने रोटी पका ली हुई है, आपकी मम्मा ने, और आपने वो एक रोटी खा ली है। ठीक है, अब वो जहाँ पे रोटी रख रही है, आप वो एक पका रहे हो और आप खा रहे हो, वो पका रही हो और आप खा रहे हो, तो क्या वहाँ पे रोटियाँ रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो जिस स्पीड से वो पका रही है उसी स्पीड से आप खा भी रहे होते हो। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। जब आपके पास लिक्विड और वेपर्स क्या हो जाए, ये इसकी कंसनट्रेशन, इसकी मिकदार कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट मैंने कहा, इक्वल नहीं कहा। मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि लिक्विड और वेपर्स जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, इक्वल का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि लिक्विड और वेपर्स इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी स्पीड से वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि लिक्विड और वेपर्स की कंसनट्रेशन क्या होगी, या उसकी अमाउंट कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। क्लियर। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जिन जिन फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, तो वो ये है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो आपको कह रहे हैं नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड। तो आपको कह रहे हैं कि लिक्विड का नेचर क्या है, ये आपके पास एक फैक्टर है, फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। आपके पास वो फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं, वेपर प्रेशर पे उनका असर होता है, तो वो आपके पास ये है। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ लिक्विड। तो वो है, नेचर का मतलब क्या होता है कि वेदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर, क्योंकि यही आपके पास डिसाइड करते हैं कि उनके जो मतलब कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो ये डिसाइड करेंगे कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि वेपर पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं बनिस्बत नॉन पोलर के। तो इस वजह से आपको यहाँ पे बताया गया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब कि वेदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर। पोलर लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड एक्सर्ट लिटिल वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए, बॉइलिंग पॉइंट उनके हाई होंगे। क्यों हाई होंगे, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक है, तो इतने ही उनको तोड़ना, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना और उनको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना उन लिक्विड्स को, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो मतलब एक टेम्परेचर है आपके पास और उस पर आपके पास दो लिक्विड है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। तो पोलर के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, उनको तोड़ना मुश्किल होगा, वेपर्स कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वो प्रेशर भी कम एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो पोलर लिक्विड का होगा वो क्या होगा, आपके पास लेस होगा आपके पास। ठीक है, और जो नॉन पोलर लिक्विड होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इस वजह से उनके वेपर्स जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, और अगर वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वो विल एक्सर्ट मोर प्रेशर एंड द सेम टेम्परेचर। तो वो सेम टेम्परेचर पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस आपने ये सिंपली याद रखना है कि वेपर प्रेशर टोटली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वेपर्स। किस पे डिपेंड करता है, वेपर्स के तादाद पे। जैसे कि हम गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, फर्ज करें 2 बंदे धक्का दे रहे हो, तब ज़्यादा अच्छे से वो धक्का दे पाएंगे, या अगर 5 बंदे धक्का दे रहे हो या 10 बंदे धक्का दे रहे हो। ज़ाहिरी बात है ना, 10 बंदे जब धक्का दे रहे होते हो, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा हो रही होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी आपने ये याद रखना है कि वेपर प्रेशर टोटली डिपेंड ऑन
नंबर ऑफ वेपर्स, और नंबर ऑफ वेपर्स पर इस पर डिपेंड करते हैं कि उनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस या वो पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर वो पोलर है या नॉन पोलर है तो उसके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस की नोयत हम बता सकते हैं। पर इसका अगर वो पोलर है तो उनके इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, उनको तोड़ना मुश्किल होगा, कम वेपर्स बनेंगे तो वो प्रेशर कम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर वो नॉन पोलर है तो उनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीकर होंगे, कमज़ोर होंगे, तो वो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उनको तोड़ना ईजी होगा, और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो उनके वेपर प्रेशर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। किस पे, सेम टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर, वाटर का वेपर प्रेशर क्या है, लेस है देन एसीटोन, क्योंकि वाटर आपके पास क्या है, वो ज़्यादा पोलर है देन एसीटोन, ठीक है। जब एसीटोन की पोलैरिटी वाटर से कम है तो वाटर के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, कम वेपर्स बनेंगे, तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जबकि एसीटोन जो है वो कम पोलर है तो उसके इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीकर होंगे, तो उनको तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, और उसको जब तोड़ना आसान होगा तो वेपर ज़्यादा बनेंगे और उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। अब ये क्यों कम पोलर और ज़्यादा पोलर की हमने बात क्यों की, तो ये देखिए अब ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड पे भी CH3 है, दूसरी साइड पे भी क्या है, CH3 है। देखिए ये सेंट्रल कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, कितने, 4। तो 2 इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए, एक यहाँ पे कार्बन के साथ, एक यहाँ पे कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 और CH3, ठीक है। हमने पढ़ा एसीटोन जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं, क्या कहते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर। तो उसके जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत वाटर के। अब ये क्यों होता है, तो हमने पढ़ा कि एसीटोन जो है वो लेस पोलर है देन वाटर। अब ये क्यों है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये चार्जेस अब कितने होंगे, तो देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ी थी कि 3.50 है, जबकि कार्बन की है 2.50। अगर हम इनका डिफरेंस मालूम करें तो दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये डिफरेंस कम है, क्या है, कम है बनिस्बत इसके। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में ऑक्सीजन का 3.50 है, जबकि हाइड्रोजन का 2.16 है। तो इनका जो फ़र्क आ रहा है दैट इज़ 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये डिफरेंस इससे ज़्यादा है, जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, क्या ज़्यादा होगी, पोलैरिटी, ठीक है, ठीक है। अगर हम सिंपली कहना चाहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो पोलैरिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो उतना आपके पास उनका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो कम आएगा, क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। अब क्यों आएगा, तो क्योंकि हमने पढ़ा कि पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होंगे, क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा आपके पास, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि एसीटोन की आपके पास वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा क्यों है, वाटर की कम क्यों है, तो इस वजह से क्योंकि अगर हम एसीटोन का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये वाला, तो ये आपके पास अगर आप डिफरेंस मालूम करें ऑक्सीजन का और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, जबकि अगर हम वाटर में करें तो वो 1.34 आ रहा है। तो ये डिफरेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर मोर पोलर है, मोर पोलर होगा दैट मीन्स कि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा बनिस्बत यहाँ के। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है, और इस वजह से उनका जो वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा बनिस्बत उसके जिसकी पोलैरिटी कम है, ठीक है, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी वीक है, उनको तोड़ना इजी है, उनके वेपर ज़्यादा बने रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर भी फिर ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा कि वेपर प्रेशर जो आपके पास वाटर का होता है वो कम होता है बनिस्बत एसीटोन के। तो हमने पढ़ा कि एसीटोन चूँकि कम पोलर है बनिस्बत वाटर के, तो कम पोलर होगा उतना उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगे तो वो जल्दी टूटेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर पर ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ लिक्विड लेसर विल बी इट्स टेंडेंसी टू इवापोरेट। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, मैंने आपको कहा कि उतना उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसकी टेंडेंसी मतलब इवापोरेशन की टेंडेंसी, इवापोरेशन की जो अहलियत है उनकी वो कम होगी, वो कम इवापोरेट होंगे, ठीक है, और इस वजह से उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा एट गिवन टेम्परेचर। हमने पढ़ा
कि वेपर प्रेशर टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो जितना आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, उतनी उसकी टेंडेंसी इवापोरेशन की क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि वेपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल आपको कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। इथाइल अल्कोहल के वेपर प्रेशर जो है आपके पास वो हाई है, किससे, वाटर से। वाटर से इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, मतलब कि इथाइल अल्कोहल का ज़्यादा होगा और वाटर का क्या होगा, कम होगा। तो ये भी सेम वजह है आपके पास। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ यूँ है ये देखिए, तो ये है C2H5OH इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है आपके पास। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, CH3 होता है, CH2 होता है, उसके साथ OH होता है, ठीक है। अब देखिए काउंट करें तो ये हुआ C2, फिर 1 2 3 4 5, तो C2H5 हुआ और फिर क्या हुआ, OH, ठीक है। अब ये देखिए तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है, इससे ये भी हाइड्रोजन जो है इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आ रहा है, इस पे भी पार्शियल प्लस आ रहा है, इस पे पार्शियल माइनस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये वाला, इससे कार्बन जो है उसकी न्यूट्रिटी थोड़ी कम होती है ना, ठीक है, क्या होती है, कम। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो थोड़ा कम आएगा, क्या आएगा, कम। ये देखिए इसकी 2.5 है, ये भी इससे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसकी 2.1 है, इससे भी खींच रहा है, इसकी 3.5 है। तो यहाँ पे देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ताकतवर तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इससे ये भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरफ भी इसका वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, यहाँ पे भी ये भी खींच रहा होता है। तो इस वजह से इसका जो चार्ज होता है पोलैरिटी का, वो थोड़ा सा कम आ जाता है, क्या आ जाता है, कम हो जाता है। जितना ये चार्ज कम होगा, ये पार्शियल नेगेटिव, मतलब उसकी पोलैरिटी कम होगी, तो उतना उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीकर होगा, क्या होगा, वीकर। तो इसी वजह से वो वीक होगा तो उसको तोड़ना इजी होगा, तोड़ना इजी होगा तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, अगर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो आपके पास वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हमने पढ़ा कि इथाइल अल्कोहल जो है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है बनिस्बत वाटर के, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना साइज़ बड़ा होगा, आपने याद रखना है कि साइज़ और वेपर प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स। जितना मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा होगा उतना वो जल्दी इवापोरेट होगा, इवापोरेट जल्दी होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उनका क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल आपके पास छोटे हैं, बड़े हैं, तो उतना वो मतलब मुश्किल से इवापोरेट होंगे, वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी उनका कम होगा, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन आप देखिए, दोज लिक्विड विच है वो स्मॉल साइज आर इजीली इवापोरेटेड देन दोज लिक्विड विच है वो लार्ज साइज। जिनका साइज़ बड़ा हो वो कम इवापोरेट होंगे बनिस्बत उससे जो साइज़ जिनका क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है। फिर कह रहे द स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म मोर वेपर्स देन बिग साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। क्योंकि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे बनिस्बत उसके जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए पेंटेन और डिकेन, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो हम कंपैरिजन करते हैं वो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान करते हैं, मतलब कि सेम जो आपके पास उनका जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फार्मूला होता है। जैसे ये देखें तो ये C5H12 और C10H22, इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है। दैट मीन्स कि इनकी पोलैरिटी सेम है, पोलैरिटी क्या है, सेम है, लेकिन इनके साइज़ में सिर्फ मैटर कर रहा है। तो साइज़ मैटर कर रहा है तो उससे वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, तो ये हम इसको बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे पोलैरिटी भी चेंज करेंगे तो तब तो हम पे साइज़ की बात नहीं करेंगे, तो फिर तो पोलैरिटी की बात आएगी, ठीक है। तो हम जब साइज़ की बात करेंगे तो तब हमने कोशिश करना है कि हम जो मॉलिक्यूल लें वो सेम एलिमेंट, उसकी कंपोजिशन क्या हो, सेम एलिमेंट पे मुश्तमिल हो। जैसे यहाँ पे देखें तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, लेकिन साइज़ देखें तो यहाँ पे 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10 कार्बन और 22 हाइड्रोजन है। तो यही आपके पास अब परफेक्ट है कि आप उसके साइज़ को लिंक कर सके उनके वेपर प्रेशर के साथ, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि पेंटेन जिसमें 5 कार्बन है, पेंटा मीन्स 5, ठीक है। तो पेंटेन आपके पास उसकी वेपर प्रेशर, चूँकि उसकी साइज़ स्मॉल है तो उसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी बनिस्बत उसके जो क्या है, डिकेन जो आपको दिया गया है जिसमें 10 कार्बन है, जिसका साइज़ बड़ा है। तो इसके
इसका वेपर प्रेशर डिकेन का वेपर प्रेशर पेंटेन से कम होगा, या हम दूसरे अल्फाज में कहें तो पेंटेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा देन डिकेन, ठीक है। देयरफॉर पेंटेन वेपोराइज रैपिडली, वेपोराइज मतलब कि वो लिक्विड में वो वेपर जल्दी उसके बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, और मोर वेपर प्रेशर आपके पास अप्लाई होगा देन डिकेन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास स्पेक्टर है वो ये है आपके पास कि टेम्परेचर से पहले हम ये टेबल थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें आपको थोड़ा वेपर प्रेशर दिया गया है 298 केल्विन, ठीक है। आपको टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, उस पर आपको वेपर प्रेशर दिया गया है डिफरेंट लिक्विड्स के, तो वो आप देख लें। ये देखिए 298 केल्विन, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, ये सेम बात होती है, ठीक है। क्या होती है? सेम बात, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज़ 273 डिग्री लेस देन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। दैट मीन्स कि अगर हम इस पे मतलब कि ये जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है इसको या केल्विन को हम कंपेयर कर ले, तो हमने पता कि टेम्परेचर ऑन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल इज़ लेस 273 यूनिट्स लेस देन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। और हम उल्टा कहें तो हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज़ 273 डिग्री ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। और आपने वो फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा कि केल्विन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273। तो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम 273 के साथ ऐड कर ले तो इससे क्या आएगा 298 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों सेम टेम्परेचर है, दोनों क्या है? सेम टेम्परेचर है, सिर्फ स्केल्स डिफरेंट है। क्या है? स्केल्स, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट आ रहा है। ये देखिए क्लोरोफॉर्म, जिसको आपने देखा होगा वो ड्रामा वगैरह में दिखा रहे होते हैं, जो नाक पे वो हैंडकरचिप पे डाल के, रुमाल पे डाल के वो नाक को लगाते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। इसको हम बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं इन प्रॉक डाइसेक्शन। जब हम प्रॉक को डाइसेक्ट करना चाह रहे होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म उसको सूंघवाते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फिर उसको डाइसेक्ट ईजिली कर पाते हैं, ठीक है। तो ये देखें सी इसका फार्मूला है CHCl3, CHCl3, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। और इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है 170 मिलीमीटर ऑफ Hg। प्रेशर का यूनिट क्या है? मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो 170 मिलीमीटर ऑफ Hg। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखें तो उसका 87 है, वाटर का देखें तो उसका 18 है, ग्लिसरॉल का देखें तो उसका 0.00016 है। ये क्यों इस तरह है? तो ये आपको बता रहे हैं कि इनकी चूँकि पोलैरिटी आपके पास क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। पोलैरिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़। तो जितनी पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, क्लोरोफॉर्म लेस पोलर है देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेस पोलर है देन वाटर, एंड वाटर इज़ लेस पोलर देन ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस वजह से जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होती जा रही है उतना उसका वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कम। हमने पढ़ा कि पोलैरिटी और वेपर प्रेशर के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा, वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्लोरोफॉर्म less polar than carbon tetrachloride, carbon tetrachloride is less polar than water and water is less polar than glycerol, glycerol जिसको हम ग्लिसरीन भी बुलाते हैं, ठीक है। फार्मूला इसका यू होता है, फार्मूला आपको दिया है C3H8O3 और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है CH2, फिर OH के साथ बॉन्ड होता है, फिर ये दूसरा कार्बन CH के साथ बॉन्ड होता है, ये CH2, फिर वो भी OH के साथ बॉन्ड होता है, फिर CH जो है वो फिर CH2 के साथ बॉन्ड होता है, और फिर वो किसके साथ बॉन्ड होता है? OH के साथ। तो ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो इसका है ये इस फार्मूले में आ रहा है। देखिए ये 3 कार्बन हो गए तो C3H काउंट करें तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए, और ऑक्सीजन काउंट करें 1 2 3, ठीक। तो ये उनका स्ट्रक्चर हो जाता है, ये उनका फार्मूला। और इसकी आप ये देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है 0.0016। अब ये ज़्यादा पोलर क्यों है? तो ये देखिए 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसकी पोलरिटी ज़्यादा हो जाती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा तो उसके वेपर्स कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो इवापोरेशन कम होगी, इवापोरेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर भी कम ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा? कम आएगा, ठीक है। हम उसका लिंक टेम्परेचर के साथ पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इवापोरेशन, किसके साथ?
इवापोरेशन के साथ, ठीक है। तो अब इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, अगर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो आपको कह रहे हैं कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन ज़्यादा होगी, इवापोरेशन ज़्यादा होगी तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जो स्पेस है इंटर मॉलिक्यूलर वो ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक पड़ जाएंगे। जब वो वीक पड़ जाएंगे तो आपके पास रेट ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज़ होगा, तो उससे क्या होगा कि आपके पास वो जो लिक्विड है उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, ठीक है।